जैसे कि मुझे बताया गया, ये जो होस्ट हैं ट्रांजिशन प्रोटोकॉल के, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए बहुत सारे हवाई जहाज गए हैं, सरकारी हवाई जहाज यूएई के, कोई $3 बिलियन कैश लेकर तेहरान गए हैं ईरान को देने। करीबन 2 टन गोल्ड है वो जाके ईरान को दिया है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ अपने रिश्ते जो है सुधारना चाहते हैं। ये बात है क्योंकि उनकी समझ में आ रहा है कि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा स्टेप है रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो बनाया जा रहा है। जब अमेरिकी फौजें यहाँ से चली जाएंगी वेस्ट एशिया में तो वो उसकी जगह आएगा। और 10वां कारण देखिएगा कि जब अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे दफ्तर में, याद करिएगा, तब उन्होंने कहा था कि खतरा बढ़ गया है अमेरिका को, जो सही बात है। रशिया और चाइनीज़ मिसाइल्स का नई टाइप की मिसाइल्स है, तो हम एक अपना जो है एंटी मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं जिसको गोल्डन डोम बोलते हैं, जिसमें $1.5 ट्रिलियन लगेंगे पेंटागन के, और जिसमें ज़्यादा काम जो होगा वो स्पेस का होगा, जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं। अब जो उनके 4 स्टार कमांडर है स्पेस फोर्स के अमेरिका के, वो बयान दे रहे हैं कि हमारे को तो फंडिंग ही नहीं मिली, काम कैसे होगा इसके ऊपर गोल्डन डोम पे, क्योंकि वो सारी फंडिंग तो इस लड़ाई में लग रही है वेस्ट एशिया की। तो ये 10 मसले तो हैं ही जो उनको परेशान कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसके अलावा बड़ी परेशानी ईरान से आ रही है। ईरान ने जो अपनी शर्तें हैं हरमोज को खोलने की वो और सख्त कर दी हैं। वो कह रहे हैं हम तभी खोलेंगे, पहले तो आप ये अपना नेवल ब्लॉकेड हटाइए, हमारे ऊपर से सारे सैंक्शंस हटाइए, जिससे कि ईरान जो है फ़ौरन अपना तेल, अपना गैस, अपने पेट्रोकेमिकल्स वो दुनिया में बेच सके। अपनी फ़ौजों को वेस्ट एशिया से निकालिए। हमारे जो आपने दबा के चोरी करके जो एसेट्स रखे हुए हैं करीबन $12 बिलियन के, उसको आप रिलीज़ करिए। उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि जो लड़ाई इजराइल कर रहा है लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, और जो कर रहा है गाज़ा में हमास के खिलाफ, उसको बंद करवाइए, जो नहीं करवा सकते प्रेसिडेंट ट्रंप। नेतन्याहू सुनता ही नहीं उनकी बात। और फिर वो कह रहे हैं कि जितना हमारा आपने नुकसान किया है लड़ाई में करीबन $300 बिलियन, उसको आप भरिएगा, उसके बाद हम खोलेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। हम नहीं खोलते। और उसके साथ साथ क्या हुआ है, खबर भी और आ गई है ईरान के अंदर से। खबर आई है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खमेनी, वो अपने टॉप कमांडर से मिले हैं। मिलिट्री के जो सीनियर कमांडर्स हैं उनको चेंज किया गया है। अब जो सेक्रेटरी हैं उनके सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको बनाया गया है, जिनका नाम है जनरल मोहसिन रिजाई। ये पुराने IRGC के कमांडर हैं, मिलिट्री के कमांडर हैं, और बहुत हार्ड लाइनर माने जाते हैं। उनको नियुक्त कर दिया गया है। तो क्या किया है ईरान ने, एक तो ये पब्लिकली बताया है कि मीटिंग हुई है सुप्रीम लीडर के साथ, एक ये बताया है सबको कि देखिए मिलिट्री जो है उसमें हमने तब्दीलियां करी हैं, उसको हमने और कमांड को ताकतवर किया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताई है कि जो अब मिलिट्री है, ईरान की मिलिट्री अभी तक सिर्फ डिफेंसिव एक्शन कर रही थी, मतलब अगर US मिलिट्री कुछ कर रही थी तो वो उसके खिलाफ उतना ही काम कर रही थी। अब कह रहे हैं हम ऑफेंस करेंगे, हम अपना काम भी करेंगे। अब ऑफेंस कहाँ करेंगे सोचिएगा। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ताल्लुक है, जो हम जानते हैं पूरे कब्जे में है ईरान मिलिट्री के, उनकी नेवी के, कुछ काबिलियत वहाँ ऐसी है जिसका उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक। जैसे कि छोटी पनडुब्बी, ब्रिजेट सबमरीन बोलते हैं, जो ईरान की नेवी ने ली थी नॉर्थ कोरिया से, जो पर्शियन गल्फ के में काम करने के लिए परफेक्ट, बहुत बढ़िया है। इससे आप टॉर्पीडो भी फायर कर सकते हैं, मिसाइल्स भी फायर कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। फिर उनके पास ड्रोन्स हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स, जो बिल्कुल साइलेंट है। वो जो दूसरे साइड का सोनार है वो उसकी आवाज़ को नहीं पकड़ पाएगा, उसका भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। फिर देखिएगा उनके पास जो मिसाइल्स हैं, ये तो अमेरिकन भी मान गए हैं, उनकी जो मिसाइल्स हैं लंबी रेंज की, वो एक्यूरेट हो गई हैं। बहुत एक्यूरेट क्यों हो गई हैं? क्योंकि एडवांस्ड मिसाइल्स हैं जो मिड कोर्स, मतलब छोड़ने के बाद अपना रास्ता बदल सकती हैं, करेक्शन अपने आप कर लेती हैं कि मुझे कहाँ जाना है। बहुत स्पीड से जाती हैं, स्पीड है करीबन मैक 7 मैक 8 इस स्पीड से जा रही है। मैक का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड। फिर जो वहाँ पर जो मिसाइल पहुँचेगी, एक तो मान लीजिए इजराइल है,
उनके पास इंटरसेप्टर नहीं है, कमी है। और दूसरा, उस मिसाइल में क्योंकि वो अपना रास्ता बदल लेती है, कोर्स करेक्शन कर लेती है, वो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उनको इवेड कर देगी, उससे अलग निकल के टारगेट पे जाके हिट कर देगी, वो कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है, जब इतनी उनके पास एक्यूरेट मिसाइल्स है, तो ये जो नेवल ब्लॉकेट लगा रखा है हरमोज पर अमेरिकन ने 13 अप्रैल से, नेवल ब्लॉकेट का मतलब होता है ये लड़ाई है, दिस इज वॉर। जब आप नेवल ब्लॉकेट लगाते हैं, अभी तक ईरानियन चुप बैठे थे। क्या ऑफेंस का मतलब है कि अब वो अपनी मिसाइल इन पे दागेंगी जो यहाँ पर इनके बड़े बड़े जहाज है वहाँ पर। अगर 2 जहाज भी उड़ गए, डिस्ट्रॉयर्स उड़ गए यूएस नेवी के, तो आप सोच लीजिए कि क्या इज्जत रहेगी अमेरिकन नेवी की, जो इतनी बड़ी नेवी, ताकतवर नेवी मानी जाती है। फिर ईरानियन ने ये भी कह दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो अंडर सी केबल्स इंटरनेट जा रहा है, अब उसको काट सकते हैं। इंटरनेट कट गया तो जो इंटरनेट जा रहा है गल्फ कंट्रीज़ में, वेस्ट एशिया में, इवन इंडिया में, करीबन 7 केबल्स हैं जो मुंबई जा रही हैं, उस पर आप समझ लीजिए कितना नुकसान हो जाएगा। इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है, आप क्या करिएगा। फिर उसके बाद जो है, आज उनके पास ताकत है कि वो जो है वो डिगो गार्शिया तक हिट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी एक्यूरेट मिसाइल है। डिगो गार्शिया 4000 किलोमीटर है ईरान से लेकर इंडियन ओशन रीजन में। और ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि चाइनीज़ ने उनको स्पेस की कैपेबिलिटी बेदू दे रखी है। और बेदू की एक खास बात क्या है, बहुत ही एडवांस्ड है, जीपीएस से जो अमेरिका की है उससे बेहतर है। इसमें होता है जिसको बोलते हैं हम यागोन ऑगमेंटेशन सैटेलाइट्स, जो कि 900 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे काम करता है ज़मीन के ऊपर, जिसको हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इसका सिग्नल बहुत स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग सिग्नल है कि जो अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है या साइबर है, इसमें इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, नुकसान नहीं कर पाएगी। तो इस सिग्नल के थ्रू जो है वो जो लंबी रेंज की मिसाइल्स हैं उनको रास्ता बताया जाता है और वो एक्यूरेसी से अपने टारगेट पे पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज ईरान पूरी तरीके से ताकतवर पोजीशन में है, मिलिट्री के मुतालिक एडवांस्ड मिसाइल्स है, प्रोडक्शन बढ़ी हुई है, और दूसरी तरफ वो जो है सब कुछ कम है, ड्रोन्स हैं, सब कुछ इनके पास है, प्रोडक्शन हो रही है। अच्छा, पर आज भी जो है, जो उनकी फोकस है, जो वो चाहते हैं, जो ईरानी चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है यहाँ से निकले बाहर। अपनी फ़ौजें जो 50,000 फ़ौज उन्होंने वहाँ बिठा रखी है, और कुछ तो हट भी गई है अब गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज़ हैं जीसीसी की, वहाँ से उसको आप निकालिए, जिससे कि हम अपना रीजनल फ्रेमवर्क, जिसमें अहम काम होगा जो मैंने बताया मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का, वो वहाँ पर लाए। हम अपने मसले खुद सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आप निकलिए यहाँ से। वो आज भी वही चाहते हैं। इसमें पाकिस्तान का, अब जब मैंने आपको ये पूरी बात समझा दी कि क्या ट्रंप सोच रहे हैं और जो उन्होंने ऐलान किया है, तो आज पाकिस्तान का रोल जो है वो और बढ़ गया है। पाकिस्तान मीडिएटर तो है ही, उसका अब काम ज़्यादा हो गया है। और यही कारण है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान की हाई पावर्ड 21 मेंबर की टीम, जिसमें उनके सीनियर लीडर खालिबाफ, अब्बास अराक्ची भी शामिल हैं, ये सब जा रहे हैं पाकिस्तान। क्यों जा रहे हैं? बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि आज पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इकलौते पर्सन हैं, इकलौते हैं जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या सोच है, क्या तैयारी है, कि किस तरीके से आप जो बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, उससे क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो खुद हैं एडवाइज़र्स, पीट हेग्सेथ जैसे, उनको तो लड़ाई भी समझ में नहीं आती, और सारे के सारे जिसको हम बोलते हैं यस मैन, हाँ मतलब बॉस की बात को हाँ कर दी, उस टाइप के तो लोग वहाँ भरे पड़े हैं। तो कौन बताएगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आपके पास एक ही रास्ता है, और वो ये है आप आराम से आइए और बात करिए ईरानियंस के साथ, और जो आपने MOU साइन करा है उसको आप मुकम्मल करवाइए, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करिए। तो आज पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, हमें समझना है पाकिस्तान जिसके पास पूरी सपोर्ट है चाइना की, जिसके पास सपोर्ट है रशिया की, इकलौता मुल्क है जो ये थ्रेट दी गई है प्रेसिडेंट ट्रंप की
कि मैं हरमोज़ को अपनी टेरिटरी ऐलान कर दूंगा। उसका क्या मतलब है? वो उसको सुलझा के मामले को ठंडा करके उसको जो है एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है दुनिया के लिए, उसको पाकिस्तान काफ़ी मदद कर सकता है। अब मैं लास्ट बात ये बोलना चाहता हूँ, देखिए आज जो है हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, तो सब मेरे मुल्क के लोगों को मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और कल जो पाकिस्तान है 14 अगस्त को उनका इंडिपेंडेंस डे था, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक। मैं लास्ट बात जो हर बार बोलता हूँ अब भी वही बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को अगर प्रोग्रेस करना है इस नई दुनिया में जहाँ तीन बड़ी ताकतें हैं जिसको मल्टीपोलर हम वर्ल्ड बोलते हैं, तो आप समझ के चलिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तकदीर है वो जुड़ी हुई है। हम दोनों तभी सफल हो पाएंगे, हमारे लोगों की गरीबी तभी हट पाएगी अगर हम इस बात को समझें कि दुनिया बदल चुकी है, हम दोनों को मिल के काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जब एक बंदा अपने लोगों को छोड़कर, अपने लोगों को उस जहाज़ में छोड़कर जिसमें वो जाने वाला था, जिस पर ईरान स्ट्राइक करने वाला था या नहीं था, लेकिन इंटेलिजेंस ने तो ऐसा कह दिया कि इस पर हमला होने वाला है। किस तरह एक बुज़दिलों की तरह उसे छोड़कर, वहाँ अपने लोगों को छोड़कर, अपने बड़े-बड़े लीडरशिप को छोड़कर दूसरे जहाज़ में एक बॉक्स में मुंतकिल होना, ये कितनी बुज़दिली की बात है। अगर गैरत सीखनी है तो ईरानियों से सीखिए। आप लोगों ने ईरानियों से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया है, अब भुगतना तो पड़ेगा। ये दुनिया में बड़े-बड़े दावे करता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कब्ज़ा करने वाला हूँ, मैं ईरान पर न्यूक्लियर हथियार से हमला करने वाला हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। बुज़दिलों का यही होता है कि वो जंग नहीं लड़ सकते तो ऐसा करते हैं कि जिसमें पूरा सिविलाइजेशन मिट जाए। वो ये कोई अनहोनी बात या कोई ऐसा बात नहीं है जो पहले नहीं हुआ है, बल्कि आप लोगों ने तो जापान के साथ ऐसा किया है, जापानियों के साथ किया है। अगर उसके साथ ना किया होता तो हम मानते कि आप लोग ये नहीं करते। हो सकता है कि ईरान से जंग ना लड़ने की सूरत में आप लोग ये रास्ता इख्तियार कर ले, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों ने अफ़गानिस्तान के साथ जो किया, आप लोगों ने लीबिया के, इराक़ के और अब ईरान और इसके अलावा वियतनाम, यूक्रेन के साथ जो हो रहा है, आप लोगों की वजह से अपने मफ़ाद के लिए यूक्रेन को किस मुसीबत में डाला है। अ, अब इतना हिम्मत नहीं है कि रशिया के सामने बराह रास्त आकर उससे लड़ने का हिम्मत नहीं है। तो आप लोग इन उन ममालिक से लड़ने की कोशिश करते हैं जिनको आप समझते हैं कि ये हमसे बहुत कमज़ोर है, लेकिन ईरान ऐसा नहीं निकला। ईरान ने शहादतें दी लेकिन जंग में डटे रहे और डटे होने का ऐलान भी कर रहे हैं कि हम डटे हैं, आगे भी है, हम आगे भी लड़ने की कोशिश करेंगे। तो ट्रम्प अब एक ऐसे सिचुएशन में फंस गया है जिससे निकलने का रास्ता उनके पास बिल्कुल नहीं है। वो समझ रहा था कि 2 दिन में हम काम तमाम करके फिर फ़तह का ऐलान करके कहेंगे कि ईरान जो था वो एक ख़तरनाक स्टेट था और हमने उसका निज़ाम ही चेंज कर दिया। अब वहाँ कोई ख़तरा नहीं है, कोई मसला नहीं है, अमन है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ महफूज है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो था वो 100% इस हमले से पहले महफूज था, उसमें कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। लेकिन जब इसने हमला किया तो उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ गैर महफूज हो गया। अब ईरान टैक्स ले रहा है, वहाँ कोई नहीं गुज़र सकता। ऑयल क्राइसिस दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। इकॉनमी जो है वो भी नीचे जा रही है। महंगाई दुनिया में बढ़ रही है। इस तरह के बहुत से मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ट्रम्प अब भी हैरान है कि मैंने क्या करना था और ये क्या हो गया, किसने मुझे इसमें फंसाया। नेतन्याहू को वो दिल में बहुत गालियाँ देते हैं कि किस मुसीबत में फंसाया। और ये पहला प्रेसिडेंट है अमेरिकन जिसने ईरान पर हमला किया इज़राइलियों के लिए। अब जो लोग इब्राहिम लिंकन के ऊपर बहुत अरसे से है, वो समझ रहे हैं कि हम किस के लिए लड़ रहे हैं। हम तो अमेरिका अपने लैंड के लिए तो नहीं लड़ रहे, हम किसी और के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए उनका जो दिमागी तवाज़ुन है वो ख़राब हो रहा है, वो समंदर में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात को ट्रम्प जो है वो प्रोपेगेंडा समझते हैं।
वो समझते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। एक बंदा अपने काबिने के लोग एक ऐसे जहाज़ में छोड़कर दूसरे में मुंतकिल होता है जिस पर हमला होने वाला है, तो वो ये कैसे तस्लीम करेगा कि इब्राहिम लिंकन के ऊपर जो लोग हैं वो दिमागी तवाज़ुन खो रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हर लीडर ईरानियों की तरह नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया में इतना बुज़दिल लीडर कोई नहीं होगा। मुझे तो वो जो नॉर्थ कोरिया का जो सदर है, जो भी है, जो एक डिक्टेटर है, अगर उनका एक बच्चा एक जहाज़ में हो, उनके मुल्क का कोई नागरिक उनका जो है वो किसी जहाज़ में हो, तो मैं समझता हूँ कि वो उस जहाज़ को उसके बगैर नहीं छोड़ेगा। अगर वो छोड़ने की कोशिश करेगा तो वो साथ लेगा। मुझे नहीं लगता कि इतना बुज़दिली कोई दुनिया में दिखाए जो ट्रंप ने दिखाई है। आपका इस बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें।